हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आपके एग्जाम्स कैसे जा रहे हैं? जैसे कि आपको सबको पता है कि मैंने ऑलरेडी एक रिवीजन्स जो सीरीज है वो स्टार्ट कर रखी है, जिसमें से अगर आपने पहला चैप्टर उसका नहीं देखा है, जो मैंने कवर किया है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, तो बेटा आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि मैं वन शॉट जो वीडियो है वो ऑलरेडी दे चुकी हूँ। इन केस अगर आपसे वो मिस आउट हो चुकी है, तो बेटा इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज गो एंड चेक आउट देयर। और सेकंड लेक्चर को देखने से पहले, सेकंड चैप्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी की वन शॉट देखने से पहले, मैं उम्मीद करूंगी कि आप वन शॉट वीडियो ऑफ द फर्स्ट लेक्चर, फर्स्ट चैप्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पहले देख चुके होंगे। तो आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जो कि है इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। ठीक है बच्चे, हमारा जो इंडियन इकोनॉमी का सेकंड चैप्टर है, दैट इज रिलेटेड टू कि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है उसकी क्या कंडीशन थी किसके बीच में, 1950 टू 1990 के बीच में। ठीक है, देखिए बेटा, हमारा जो देश था ना वो आजाद कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, अब देश तो आजाद हो गया। अब बात ये है कि अब देश आजाद होने के बाद हमारा इंडिया का इकोनॉमिक सिस्टम कैसे होने वाला है। ठीक है, किस तरीके से हम लोग, क्या हमारा प्रोसेस रहेगा, क्या हमारा पेस रहेगा डेवलपमेंट का, किस तरीके से हम लोग अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स को रेज कर पाएंगे, लोगों की इनकम्स को इंक्रीज कर पाएंगे, या नई नई अपॉर्चुनिटीज ला पाएंगे लोगों के लिए। तो कोई भी चीज बेटा ऐसी हवा में तो होती नहीं है, हर चीज के लिए एक प्लानिंग चाहिए होती है। इसलिए इस चैप्टर का नाम जो है वो 5 ईयर प्लान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो बेटा हम लोग 11th क्लास की माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक्स में बेटा कुछ प्रॉब्लम्स पढ़ते थे, कुछ सेंट्रल प्रॉब्लम्स पढ़ते थे, राइट? क्या वो सेंट्रल प्रॉब्लम्स थी? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, राइट? 11th क्लास में हम लोगों ने हमेशा ये चीज पढ़ा है कि क्या क्या सिस्टम है प्रोडक्शन का, रिसोर्स का एलोकेशन किस तरीके से करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं। तो बेटा ये जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, उसका आंसर जो है वो तभी पता लगता है जब आपको आपकी सिस्टम का टाइप पता हो। ठीक है, कि आपकी जो सिस्टम है क्या वो कैपिटलिस्टिक है, क्या वो जो आपका सिस्टम है इकोनॉमी का, क्या वो सोशलिज्म पे बेस्ड है, या आप मिक्स्ड इकोनॉमी पर बेस्ड है। ठीक है, तो आइए हम इन तीनों को स्टडी करते हैं। तो बेटा कैपिटलिज्म का मतलब क्या है? अगर आप इमेज से ही देख पा रहे होंगे कि कैपिटलिज्म का मतलब क्या है, एक ऐसा सिस्टम ऑफ इकोनॉमी का जिसके अंदर जो एक व्यक्ति है, जो एक इंडिविजुअल है, वो अपना ही राज चला रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट का इसमें कोई भी एज सच डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। ठीक है, ऑल्दो जो सोशलिज्म है वो आपकी एक ऐसा इकोनॉमी का सिस्टम होता है जहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो एक मेजर रोल, एक एक्टिव रोल को प्ले करता है हमारी इकोनॉमी में, राइट? ऑल्दो जो मिक्स्ड इकोनॉमी का जो सिस्टम है, नाम से ही पता लग रहा है बेटा, मिक्स्ड। मिक्स्ड यानी कि कोलैबोरेशन ऑफ बोथ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। तो इसके अंदर जो आपकी गवर्नमेंट बॉडीज हैं और जो आपकी प्राइवेट बॉडीज हैं, दोनों ही कहीं ना कहीं एक्टिव रोल को क्या करती हैं, प्ले करती हैं। ठीक है, तो बेटा कैपिटलिज्म है, एक बंदा अपने बारे में सोच रहा है, तो यानी कि सिर्फ अपनी ग्रोथ के बारे में ही सोचेगा, थोड़ा मीन होगा, थोड़ा सेल्फिश होगा। तो ये जो है बेटा, इसके अंदर सेल्फ जो आपकी ग्रोथ है उसको कंसिडर करेगा। ऑल्दो सोशलिज्म से नाम से ही पता लग रहा है जो सोसाइटी के लिए हो, यानी कि जो सोशल जस्टिस में बिलीव करे, जो सोशल इक्वालिटी में बिलीव करे, ये सोशलिज्म है। जो मिक्स्ड इकोनॉमी जो होते हैं वो दोनों को ही कंसिडर करता है, यानी कि आपका जो इंडिविजुअल जो प्रेफरेंसेस है कंज्यूमर की उसको भी ध्यान में रखता है, प्लस में आपका सोशल वेलफेयर पे भी बेटा ध्यान रखता है। देखिए बेटा, जो इकोनॉमी सिस्टम है जिसके अंदर कैपिटलिज्म की अगर मैं बात करूं, तो वो हमेशा जो हमारा पुअर एक तरीके से सेक्शन है हमारी सोसाइटी का, उसको क्या करता है, एक तरीके से इग्नोर करके चलता है और अपने प्रॉफिट पे ही ध्यान देता है। ऑल्दो सोशल जो आपका सोशलिज्म है, ठीक है, सोशलिस्टिक जो पैटर्न है आपका इकोनॉमिक सिस्टम का, वो इकोनॉमिक ग्रोथ एज सच कंसिडर नहीं करता जितना कि वो सोशल वेलफेयर करता है। ठीक है, तो इसी वजह से कहीं ना कहीं हम ग्रोथ वाइज भी पीछे रह जाते हैं, क्योंकि हम वेलफेयर के बारे में ज्यादा सोचते हैं लोगों का। नेक्स्ट इज मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम। अगर मैं मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करूं बेटा, तो यहाँ पे लैक ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट है इन द पब्लिक सेक्टर, कहीं ना कहीं मिक्स्ड है। तो यानी कि हम लोग कोशिश तो देखो इसके अंदर दोनों चीजों का करते हैं कि हम अपना फायदा भी देख पाए और साथ साइड बाय साइड सोसाइटी का भी क्या कर पाए, वेलफेयर कर पाए। तो इन्हीं तीनों सिस्टम से बेसिकली डिसाइड होता है कि हमारी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उसके डिसीजंस कैसे लिए जाएंगे। ठीक है, और हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो फॉलो किसको करती है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्या हमारी इंडियन इकोनॉमी कैपिटलिज्म पे बेस्ड है, या सोशलिज्म पे बेस्ड है, या फिर मिक्स्ड इकोनॉमी। क्वेश्चन है ये आपके लिए। तो चलिए बेटा, अब हम लोग आ जाते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर, जो कि डिपिक्ट कर रही है हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग को। देखिए बेटा, हर कंट्री में ना जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। ठीक है, हर इकोनॉमी में रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, लेकिन एक अच्छी प्लानिंग से हमें ये पता लगता है कि किस तरीके से हम अपनी स्कैर्स रिसोर्सेज को किस तरीके से पुट अप कर सकते हैं, आगे उसको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो होता है एक अच्छी प्लानिंग से। अगर आप एक अच्छी प्लानिंग करके रखते हैं,
तो आप पता लगा सकते हैं, आप एक अच्छी स्ट्रैटेजी बना करके अपने रिसोर्सेज को कुछ इस तरीके से पुट अप कर सकते हैं ताकि आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाए। ठीक है, तो ये चीज किसके अंडर हो पाती है? हमारे 5 इयर्स प्लान के अंतर्गत। तो 1950 में बेटा प्लानिंग जो कमीशन है उसको आप सेटअप किया गया था, और जब उस वक्त पे प्राइम मिनिस्टर को ही एज ए चेयरमैन जो शिप है उन्हीं के अंतर्गत था, यानी कि जो उसकी चेयरमैनशिप थी वो प्राइम मिनिस्टर की थी। ठीक है, अब 1950 में प्लानिंग जो कमीशन था उसको सेटअप किया गया, और जैसे कि मैंने ऑलरेडी 1 मार्क्स की वीडियो जो है उसमें कवर अप किया हुआ है दैट हु इज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन प्लानिंग, तो इसका आंसर आपको पता ही होगा, दैट इज पीसी महालाना नोबिस। इसमें पीसी स्टैंड्स करता है फॉर प्रशांत चंद्र महालाना नोबिस। अब बेटा, अब देखिए बेटा, जो भी एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर एक सेट ऑफ टारगेट्स को एक तरीके से डिजाइन करता है, कौन डिजाइन करता है? हमारी सेंट्रल अथॉरिटीज कंट्री की जो है वो क्या करती हैं? डिजाइन करती हैं। इसमें हम अपने रिसोर्सेस को एक्चुअल में एलोकेट करते हैं, यूटिलाइज करते हैं अलग अलग डेवलपमेंट एक्टिविटीज के अंदर, जो जिसमें हम लोग अपनी नेशनल जो इंपॉर्टेंस है उसको प्रायोरिटी पर रखते हैं। और इसी पे बेस्ड हमारे आए हैं क्या? लॉन्ग टर्म प्लान। बेटा, दो तरीके के प्लान्स होते हैं, याद रखिएगा ये बात, एक होते हैं लॉन्ग टर्म, एक होते हैं शॉर्ट टर्म। ऑल्दो लॉन्ग टर्म आपके सिलेबस में है, लेकिन शॉर्ट टर्म इतना नहीं है, मतलब ठीक है शॉर्ट टर्म, लेकिन स्टिल आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपके लिए एक टेबल भी शेयर करूंगी जिसके अंदर सारे आपके शॉर्ट टर्म प्लान्स होंगे। तो बेटा लॉन्ग टर्म जो पीरियड्स ऑफ प्लान्स हैं तो इन्हीं को हम लोग बोलते हैं प्लानिंग इन इंडिया विच वर मेड फॉर 5 इयर्स प्लान। और जो हमारा पहला बेटा फर्स्ट 5 ईयर जो प्लान था वो कब स्टार्ट हुआ था? 1951 में, और वो कब तक चला? 1956 में। तो ये हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान था। तो बेटा हर 5 ईयर के प्लान में ऑब्जेक्टिव्स तो होते ही हैं, तो वो कौन से ऐसे 5 ऑब्जेक्टिव हैं अगर मैं आपको बताऊं, तो ये इसमें से गारंटीड क्वेश्चन आने वाला है आपके एग्जाम्स में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें से आपको डेफिनेटली एंड डेफिनेटली क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, मैं इस बात की गारंटी देती हूँ कि क्योंकि इतने साल के प्रीवियस ईयर अगर आप क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे तो इस चैप्टर में से ऑब्जेक्टिव चाहे केस स्टडी की फॉर्म में आए या आइडेंटिफाई की फॉर्म में आए या डायरेक्ट आ जाए। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्टिव है इसमें से पूछा जाता ही है 101%। ठीक है, इसमें से 100% क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो पहला क्या है आपका? इंक्रीज इन द जीडीपी ग्रोथ। ठीक है बेटा, हमारी जो इकोनॉमी थी वो बैकवर्ड थी, आपको तो पता ही है कि ब्रिटिश रूल्स में हमारी देश की हालत क्या हो गई थी, है ना। अब देश की तो हालत वो गए ब्रिटिशर्स और खराब करके चले गए। ठीक है, अब बारी किसकी थी? इंडियंस की, कि वो किस तरीके से हमारे देश की स्थिति को सुधारे। ठीक है, तो ग्रोथ का मतलब यहाँ पे क्या होता है? इंक्रीज इन द कंट्री कैपेसिटी टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। देखिए बेटा, जो ग्रोथ होती है आपकी वो कैसे होती है? जब हम अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग ईयर। तो जीडीपी हमारा तभी ग्रो करेगा जब एक्चुअल में फ्लो जो है गुड्स एंड सर्विसेज का वो इंक्रीज हो रहा है, ना कि जैसे इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रही है। तो इसके अंदर नेसेसरी है कि हम प्रोड्यूस करें गुड्स एंड सर्विसेज को, ताकि पीपल भी अपनी लाइफ को क्या कर सके? इंजॉय, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का जो है इस्तेमाल कर सके, ताकि प्रोडक्टिविटी और आउटपुट जो है वो दोनों इंक्रीज हो सके। तो ये हमारी जीडीपी क्या कर रही है? यहाँ पर ग्रो कर रही है। ठीक है, तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? जीडीपी ग्रोथ। तो अब हम लोग आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पे, दैट इज फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो बेटा अब हम लोग नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं, और वो हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट। अब देखिए बेटा, आप लोग मुझे प्लीज कमेंट करके बताइए कि आपकी क्या डेफिनेशन है एम्प्लॉयमेंट की, आप एम्प्लॉयमेंट को किस तरीके से देखते हैं। ठीक है, तो आप जैसे ही वीडियो वॉच करेंगे प्लीज कमेंट में बताइएगा कि आपके लिए एम्प्लॉयमेंट क्या है। ठीक है, तो बेटा जो 5 ईयर प्लान में जो सेकंड प्लान है दैट इज रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये एक सिचुएशन है जहाँ पे पर्सन जो कि एबल है काम करने के लिए और वो विलिंग एग्जिस्टिंग वेज रेट पे काम भी कर लेगा एंड इज गेटिंग द वर्क, तभी तो फुल एम्प्लॉयमेंट होगा। ठीक है, कि जो लोग काम कर रहे हैं एग्जिस्टिंग वेज रेट पे भी काम करने के लिए तैयार है, उनको जॉब भी मिल गई। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? फुल एम्प्लॉयमेंट। तो आप मुझे बताइए बच्चे, क्या सच में हमारे देश में फुल एम्प्लॉयमेंट है? या आप रोजमर्रा जिंदगी में देखते हैं कि कितने सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो हमें मतलब पास आउट हो रहे हैं स्कूल से, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करके पास आउट हो रहे हैं, क्या सबको जॉब मिल रही है? और अगर क्या वो जॉब में उनको मिल रही है तो क्या उनके कैलिबर के हिसाब से उनको सैलरी मिल रही है? प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो बेटा it implies that there should be a higher rate of active participation of the working age group in the economic activity of the country in the process of growth। ठीक है, तो ये कॉमन एक तरीके से अचीवमेंट है, गोल है 5 ईयर प्लान का, जो कि कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड है। बेटा जितना ज्यादा लोग कमाएंगे, जितना पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगी, उतना ज्यादा नेशनल इनकम बढ़ेगी, हमारी इकोनॉमी की जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगी। राइट, तो ये सारी की सारी जीडीपी की जो ग्रोथ है कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है एक फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे भी। तो बेटा हमारा नेक्स्ट आ जाता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्विटी पर। ठीक है, देखिए बेटा, ये चीज
ग्रोथ कब होती है? जब ग्रोथ इंक्लूसिव हो, जब हम सबको लेकर के चलें, एक छोटे से लेकर के एक बड़े आदमी तक सबको लेकर के चलें, ठीक है? देखिए बेटा, अब हम लोग आते हैं हमारे नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ, दैट इज़ रिलेटेड टू इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्विटी। बेटा जो हमारा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूँ, तो बेटा हमारा जो ग्रोथ है वो डिपेंड करता है इस पर कि हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्रोथ उसकी इंक्लूसिव हो रही है, एक्सक्लूसिव हो रही है, ठीक है? तो यानी कि इंक्लूसिव ग्रोथ तभी होगी जब हम छोटे से छोटे आदमी से लेकर के बड़े से बड़े आदमी की ग्रोथ हो रही होगी, ठीक है? और वो चीज़ कब होगी? जब एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूशन सही से हो रहा होगा इनकम का, ठीक है? उसी चीज़ पर बेस्ड है ये आपका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए बेटा इसमें 2 एक तरीके से कॉन्सेप्ट है। एक है आपका पहला इक्विटेबल और दूसरा क्या है आपका इक्विटी। देखिए बेटा इक्वल का मतलब क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 100 रुपीज़ आपकी है टोटल, ठीक है? इनकम और उसको अगर मैं 5 में डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ तो सबके हिस्से में कितना आएगा? 20-20 आएगा। तो वो तो हमारा इक्विटी है, क्योंकि हमने इक्वली डिवाइड कर दिया सबको, ठीक है? लेकिन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? जब आप किसी भी को भी उनकी इनकम जब देते हो तो उसकी सैलरी के थ्रू, उसकी स्किल्स के थ्रू, उसकी नॉलेज के थ्रू, उसके एक्सपीरियंस के थ्रू, उसकी एक्सपर्टीज़ के थ्रू जो है उसको नॉलेज देते हो, उसके एजुकेशन के थ्रू उसको नॉलेज देते हो, तभी उसको बोलते हैं इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि स्कूल में एक प्रिंसिपल की सैलरी अलग होगी और एक पियोन की सैलरी अलग होगी। एक हॉस्पिटल में एक नर्स की सैलरी अलग होगी, एक डॉक्टर की सैलरी अलग होगी क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपीरियंस, नॉलेज, स्किल्स, टैलेंट, ठीक है? ये जो सैलरी है वो वेरिएट करती है और उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेटा अब हम लोग आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की ओर और वो है हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या? मॉडर्नाइजेशन, ठीक है? तो बेटा ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल मॉडर्नाइजेशन का मतलब ही क्या होता है? नई-नई टेक्नोलॉजीज़ लेकर के आना, किसी भी काम को नए तरीके से करना, जिससे हमारी कॉस्ट भी कम आती है, जिससे हमारा टाइम भी सेव हो और हम ज़्यादा भी प्रोडक्टिविटी कर पाएँ। इवन 1967-68 में जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था, उससे भी स्पर्ट इंक्रीज़ हुआ था क्रॉप के प्रोडक्शन में, तो वो भी एक मॉडर्नाइजेशन का ही एग्ज़ाम्पल है, ठीक है? तो इट वाज़ नेसेसरी, ठीक है? मॉडर्नाइज़ेशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम टेक्निकल ग्राउंड्स पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएँ, टेक्निकल नो हाउ हमें आना चाहिए और अडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी को ही तो मॉडर्नाइज़ेशन बोलते हैं, ठीक है? तो जब आप इकोनॉमिक जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं एक तरीके से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि जितनी भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में चेंजेज़ होते रहते हैं, उसी की वजह से हमारा इकोनॉमिक जो है वो प्रोग्रेस करता है। जितना ज़्यादा हम मॉडर्नाइज़ अपने आप को करेंगे, अपने टेक्निक्स को करेंगे प्रोडक्टिविटी के लिए, उतना जो हमारा देश है वो क्या हो जाएगा? मॉडर्नाइज़ेशन होगा। नेक्स्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ द सेल्फ रिलायंस मैंने आपको 5 बताए जिसमें से ये 5वाँ है, ठीक है? देखिए बेटा सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भर, सेल्फ मतलब आत्म और रिलायंस का मतलब डिपेंडेंट, निर्भर होना। सेल्फ डिपेंडेंट खुद पर निर्भर होना, ठीक है? तो बेटा जो आपका इसका मतलब क्या होता है डिपेंडेंसी करना तो ऑन द डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स जैसे कि अगर आप यहाँ पे भी देख रहे होंगे, ये फ्लैग है हमारा इंडिया का और ये यहाँ पे साफ-साफ लिख रखा है मेड इन इंडिया। चाइना वाले भी तो लिखते हैं ना हर प्रोडक्ट के पीछे मेड इन चाइना, मेड इन चाइना। तो हम क्यों ना लिखें मेड इन इंडिया, ठीक है? तो अगर आपने सुई धागा मूवी देखी होगी तो वो भी कहीं न कहीं इसी चीज़ पे इंस्पायर्ड है कि मेड इन इंडिया के प्रोडक्ट्स जो हैं वो बना-बना के खुद से बेचेंगे, राइट? तो बेटा इसके अंदर डिपेंडेंस होता है किसका डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स पे इसका मेजर ऑब्जेक्टिव यही है कि हम जितना हो सके फॉरेन कंट्री का जो इंटरफेरेंस है उसको क्या कर सके नॉन इंटरफेरेंस कर सके बैन कर सके ठीक है और जितना ज्यादा हम अपने देश को मॉडर्नाइज बनाएंगे अपने रिसोर्सेज का यूज करेंगे उतना ज्यादा जो है हमारी कंट्री अपने आप पे डिपेंडेंट होगी फर्स्ट जो 7th 5 ईयर जो प्लान था उसमें सेल्फ रिलायंस की भी बात की गई है and this policy was considered necessary in order to reduce the our dependence on the foreign country, especially for the food. So these are 5 objectives जिसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा. तो बच्चों आप सब बताइए, आप कमेंट कीजिए कि कौन से आज 5 ऑब्जेक्टिव्स आपसे आपने सीखे हैं, ठीक है? किसके 5 ईयर प्लान्स के. तो पहला हम लोग रिवाइज कर लेते हैं सबसे पहले हमने पढ़ा जीडीपी ग्रोथ, देन हमने क्या पढ़ा था बेटा मॉडर्नाइजेशन पढ़ा, हमने सेल्फ रिलायंस पढ़ा, हमने फुल एम्प्लॉयमेंट पढ़ा और हमने क्या पढ़ा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन. तो दीज आर द 5 ऑब्जेक्टिव जिनमें से कोई एक ऑब्जेक्टिव तो 3 मार्क्स में गारंटीड आपको मिलने वाला है सीबीएसई एग्जाम्स में. तो जैसे कि मैंने आपसे बताया था कि जो लॉन्ग टर्म जो गोल्स हैं वो 5 आपके सिलेबस में हैं ऑल्दो शॉर्ट टर्म नहीं है बट स्टिल आप इकोनॉमिक्स के बच्चे हो बेटा आपको पता होना चाहिए कि आपके शॉर्ट टर्म जो गोल्स हैं वो क्या क्या हैं जो जस्ट एक क्विक रिवीजन एक काइंड ऑफ ले लेते हैं इसमें से 3 मार्क्स का तो नहीं आता लेकिन हाँ 1 मार्कर आ सकते हैं जैसे कि हमारा ये हो सकता है कि हमारा जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है ठीक है वो किस चीज से रिलेटेड है तो वो इंक्रीज इन एग्रीकल्चर से प्रोडक्शन है
से रिलेटेड है और ये पहला 5 ईयर प्लान आपका 1951 से 56 तक चला, 5 ईयर था इसलिए। प्लान जो सेकंड था आपका बेटा, वो सेकंड जो आपका प्लान है वो 1956 से 61 तक चला, जिसमें एग्रीकल्चर के बाद इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करने के लिए हुआ। प्लान जो थर्ड है आपका, वो आपका 1961 से 66 तक चला, जिसमें सेल्फ सफिशिएंसी की बात की गई, ठीक है। उसके बाद बेटा इन 3 के बाद हमारा एक 3 इयर्स का एनुअल गैप हो गया, ठीक है। 60 से 69 में फिर प्लान 4 आया, ठीक है, और 1969 से चालू हुआ 1974 तक चला, जिसमें प्राइस स्टेबिलिटी की बात की गई है। अगेन प्लान 5 आया, देन प्लान 6 आया, प्लान 7, प्लान 8, प्लान 9। अभी देखो 7th में हमने कहा था ना कि 7th 5 ईयर प्लान में हमने बात भी की गई है। प्लान 9th आया, 10th आया एंड देन लास्ट इज 11th एंड 12th। ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि आपका कौन सा जो प्लान है वो सबसे पहला और आखिरी है। अगर फर्स्ट पूछ ले तो आंसर होगा 1951 से 56 का। अगर लास्ट 5 ईयर प्लान पूछ ले, बेटा मैं 1 मार्कर की बात कर रही हूँ, अगर लास्ट 5 ईयर प्लान की बात पूछ ले तो इसका आंसर होगा आपका प्लान नंबर 12 और इसका ईयर है 2012 और ये आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ पर, ठीक है। तो ये कुछ आपके एक तरीके से 1 मार्कर आ सकते हैं इसमें। ये आपका जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है, ठीक है, फर्स्ट 5 ईयर जो प्लान है वो कब आया, तो उसका था 1951 से 56 का। आपका जो लास्ट 5 ईयर प्लान है जो है वो आपका आया 2012 से 2017। ये दोनों क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है कि ये पहला जो 5 ईयर प्लान था वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड था और लास्ट वाला जो 5 ईयर प्लान था वो आपका सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ पे बेस्ड था। तो ये हमें ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, बस ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे इस स्लाइड से जो कि मैंने आपको कवर करा दी, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एग्रीकल्चर सेक्टर में एग्रीगेरियन रिफॉर्म्स, ठीक है बेटा। इसको हम लोग ना इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की, तो इसको हम लोग एक तरीके से लैंड रिफॉर्म्स या इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स भी कहते हैं, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले इसके अंदर सिस्टम आया जिसमें हमने जो इंटरमीडियरी जो सिस्टम था, आपको पता है ये बात, एक लैंड सेटलमेंट सिस्टम था जिसको जमींदारी सिस्टम के भी नाम से जाना जाता है। तो बेटा इसके अंदर एक तो गवर्नमेंट था, एक आपका क्या था, जमींदार थे, और एक आपके कौन थे बेटा, टिलर्स थे यानी कि फार्मर्स थे। तो इसके अंदर जो इंटरमीडियरी सिस्टम जो था उसको हमने क्या कर दिया, एक तरीके से अबॉलिश कर दिया। तो ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल जो जमींदारी सिस्टम था वो उसको इम्प्लीमेंटेड किया गया था, ऑब्वियस सी बात है, ये हम सबको ही पता है। लेकिन जब हमारा देश आजाद हो गया तो हमको इस चीज की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि ऑलरेडी बहुत एक्सप्लॉइट कर चुके थे टेलर्स को, अब और ज्यादा नहीं करना था, अब उनके बेटरमेंट के बारे में सोचना था, तो इसलिए हमने उसको क्या कर दिया, वैनिश कर दिया। तो इसके अंदर बेटा दिस हैज बीन डन टू स्टॉप द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द कल्टीवेटर बाय द जमींदार, क्योंकि जमींदार जो थे, जो उनका जो भी वो एक्सप्लॉइटेशन कर रहे थे कल्टीवेटर्स का, टेलर का, हमें उसको स्टॉप करना था, इसलिए हमने ये एक्चुअल में सिस्टम को रोका। तो बेटा जो अर्लियर जो इंटरमीडियरीज थी उनको यूज किया जाता था कलेक्ट एज मच रेंट दे वांट, ठीक है। उनका कोई वो नहीं था कि उसको उनको कितना लेना है कितना नहीं लेना है, वो जितना चाहते थे उतना रेंट ले लेते थे। लेकिन गवर्नमेंट ने इस पे लगाया बेटा क्या, फुल स्टॉप, ठीक है। तो इसने उसको लगाया, एक्सप्लॉइटेशन जो था उसको एंड किया और उन्होंने फिक्स कर दिया कि आपको जो है वो रेंट देना ही नहीं है ऑफ द 1/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ द क्रॉप, यानी कि जितना भी आप रेंट देंगे उसका 1/3 से एक्सीड जो है वो नहीं करेंगे। मैं फिर दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ये क्वेश्चन आपका 1 मार्कर में भी आ सकता है बेटा, कि कितना जो रेंट है वो फिक्स कर दिया गया था या किससे ऊपर नहीं दे सकते थे, तो नॉट एक्सीडिंग 1/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ क्रॉप, ठीक है। तो ये जो है आपका क्या कर दिया गया था, फिक्स की, इससे ऊपर जो है वो नहीं देना। नेक्स्ट आ जाता है बेटा हमारा कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, ठीक है। तो कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिए बेटा कंसोलिडेट का मतलब क्या होता है। देखिए पहले के टाइम पे क्या होता था, फॉर एग्जांपल दिस मच ऑफ एरिया ऑफ लैंड है, ठीक है। तो ऐसे केस में फॉर एग्जांपल अगर ये लैंड है, ठीक है, किसी का हिस्सा यहाँ पे है तो किसी का हिस्सा यहाँ पे है, किसी का हिस्सा यहाँ पे, तो एक पर्सन है, ये एक पर्सन है, एक फार्मर है जिसकी एक लैंड यहाँ पर है, एक लैंड यहाँ पर है और एक लैंड यहाँ पर है, ठीक है। तो कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, फार्मर्स को एक लैंड अलॉट कर देती है, उसकी अलग अलग जगहों के बदले में एक लैंड एक ही जगह पे अलॉट कर देती है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे ये 3 प्लॉट्स हैं तो क्यों ना हम इसी पे ही उसको ऐसे लगातार 3 दे दें, 1 2 3, इस तरीके से उसने क्या किया, अपने सारी जितनी भी उसकी लैंड्स थी वो उसने एट वन प्लेस उसको दे दी, रेदर देन देयर स्कैटर्ड लैंड्स, ठीक है। ऐसे केस में उसकी फार्मिंग की जो होगी, जो भी
लागत आएगी उसमें भी एक तरीके से सेविंग्स होगी और हमारा खर्चा भी कम आएगा। नेक्स्ट है सीलिंग। सीलिंग का मतलब क्या होता है बेटा? जब आप एक मैक्सिमम साइज को फिक्स कर देते हो अपनी लैंड्स की, दैट कुड बी ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल एंड बियॉन्ड दैट लिमिट, उसको हम लोग क्या कर देते हैं? सीलिंग। कि हमने एक फिक्स लैंड सील कर दिया कि फॉर एग्जांपल ये आपका लैंड है, इसमें से इतना जो हिस्सा है वो आपका है। अगर फिर भी अगर कोई सरप्लस लैंड बच जाती है तो उसको कौन एक्वायर कर लेगी? गवर्नमेंट। ठीक है? तो वो अलॉट कर देगी दिस, और ये या तो वो खुद एक्वायर कर लेगी या फिर वो अलॉट कर देगी उनको जो कि लैंडलेस है। ठीक है? ऐसे फार्मर्स जिनके पास कोई भी लैंड नहीं है या स्मॉल फार्मर्स हैं बेटा, तो उसको वो जो लैंड है वो गवर्नमेंट टेक ओवर करके किसको दे देगी? स्मॉल फार्मर्स को, या फिर किसको? लैंडलेस लेबर्स को। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। लेबर्स को, राइट? नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव फार्मिंग। नाम से ही पता लग रहा है। तो आप लोग मुझे बताइए बेटा कि कोऑपरेटिव फार्मिंग क्या होता है? अब ये इसका आंसर्स मैं आप सबसे चाहती हूँ कि आप कोऑपरेटिव जो फार्मिंग है उसकी उसका जवाब दें मुझे कि क्या होता है। नॉर्मल इंग्लिश का वर्ड क्या है? कोऑपरेटिव। यानी कि जब सब या एक से ज्यादा फार्मर्स मिल करके काम करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, मेहनत करते हैं सेम लैंड पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑपरेटिव फार्मिंग। ऐसे केस में ऐसे केस में हम स्मॉल फार्मर्स को एनकरेज कर सकते हैं कि वो फार्मिंग करें, अपने प्रॉफिट्स कमाएं, बाय करें इनपुट्स एट लेसर प्राइसेस, और कोशिश करें कि जब मार्केट में लुक्रेटिव प्राइसेस हैं, बहुत ज्यादा हाई प्राइसेस जब मिल रहे हैं, तब हम लोग उसको क्या करें? बेचें। तो दिस इज ऑल रिगार्डिंग द कोऑपरेटिव फार्मिंग। नेक्स्ट इज इरिगेशन फैसिलिटी। बेटा अगर मैं इरिगेशन फैसिलिटी की बात करूं तो पहले के टाइम पे बेसिकली क्या था कि हमारा जो भारत देश था, क्योंकि इरिगेशन फैसिलिटी थी नहीं, तो वो कहीं ना कहीं किस पे डिपेंडेंट था? पानी के लिए, रेनफॉल पे। ठीक है? फिर धीरे धीरे करके जो इरिगेशन फैसिलिटी है उसको इम्प्रूव कर दिया गया। ये देखो कितनी अच्छी जो पिक्चर है उसका डिस्प्ले हम आपके लिए लेकर के आए हैं कि किस तरीके से वाटर जो है, इरिगेशन फैसिलिटी हमने प्रोवाइड करी फार्मर्स को, ताकि हम सप्लाई कर पाए रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर, जितना भी उनको चाहिए अवेलेबल फॉर देयर क्रॉप। ठीक है? तो एट प्रेजेंट अगर मैं बात करूं एट प्रेजेंट अगर मैं बात करूं तो 45% जो लैंड है वो कवर हो जाती है अंडर द कल्टीवेशन, ऑल्दो इट वाज 15 मेयरली 15% इन द 1950। ठीक है? तो ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ट्यूबवेल्स, जो लार्ज एरिया था उसको हमने क्या किया? कवर किया। नेक्स्ट इज प्रोविजन ऑफ द क्रेडिट। बेटा बहुत सारी जो रूरल डेवलपमेंट बैंक्स थे, जो आरआरबी थे, हमारा नाबार्ड हो गया, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज है, सबने मिल करके हेल्प करी फाइनेंशियल जो रिक्वायरमेंट्स थी फार्मर्स की उसको पूरा करने के लिए। उन्होंने उनको एक लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो है, कई बार तो मुद्रा स्कीम भी आई थी जिसमें विदाउट कोलेट्रल कोलेट्रल जो सिक्योरिटी है फार्मर्स को लोन भी दिए गए थे ताकि प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सके। देन आ जाता है बेटा हमारा रेगुलेटेड मार्केट एंड कोऑपरेटिव मार्केटिंग स्कीम। ठीक है? तो इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो देयर हैव बीन रेगुलर मार्केट्स व्हिच हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन द वेरियस पार्ट ऑफ आवर कंट्री, राइट? अलग-अलग मार्केट्स थी, और ये सब चीजें क्यों की गई? ताकि हम प्रोटेक्ट कर सके अपने फार्मर्स को एक्सप्लॉइटेशन से। तो इसलिए जो है तो बेटा हम नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे रेगुलेटेड मार्केट जो है उसकी ओर। तो हमारा जो रेगुलेटेड मार्केट है या कोऑपरेटिव मार्केटिंग स्कीम है बेटा, तो उनके एक तरीके से रेगुलेटेड जो मार्केट थी उसको एस्टैब्लिश किया गया था। ये सब चीज़ें क्यों की गई थी? ताकि जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है या फिर जो मिडल मैन एक्सप्लॉइटेशन करने की कोशिश कर रहा है, वो एक तरीके से हम उसको क्या कर सकें? रिमूव कर सकें। और जितनी भी मार्केटिंग की कमिटीज़ थी उसको भी हमने अपॉइंट किया था बाय द गवर्नमेंट, जो कि गवर्न करती है इन मार्केट्स को, हेल्प करती है फार्मर्स को कि वो गेट कर सके रेम्यूनरेशन को एक तरीके से प्राप्त करें। तो नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा हमारे प्राइस सपोर्ट पॉलिसी पर। देखिए बेटा जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटेड किया था, जैसे अभी मैंने आपको बताया भी कि मैक्सिमम साइज भी फिक्स किया था, उसी तरीके से एमएसपी को भी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को भी फार्मर्स के लिए क्या कर दिया गया था? फिक्स कर दिया गया था, ताकि हम एनकरेज कर सके फार्मर्स को। और गवर्नमेंट भी ये इंश्योर करती थी कि एक्चुअल में जो फार्मर्स है उनको उनके प्रोड्यूस का एक सही दाम मिले। ठीक है? ऐसा नहीं है कि वो लॉस में चले जाएं। और गवर्नमेंट जो है सरप्लस भी इसलिए बाय करती थी ताकि वो बफर स्टॉक मेंटेन कर सके इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, चाहे अगर हमारे देश में फ्लड आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, कोई फेमाइन आ जाए, तो इन्हीं बफर स्टॉक से गवर्नमेंट हेल्प कर पाती है इमरजेंसी टाइम को मीट अप करने। नेक्स्ट आ जाता है हमारा बेटा ग्रीन रेवोल्यूशन। देखिए बेटा ग्रीन यहाँ पे रिफ्लेक्ट किसको कर रहा है? क्रॉप्स को। ठीक है? और रिवोल्यूशन किसको रिफर कर रहा है? फॉर इंक्रीज इन द प्रोडक्शन। फॉर इंक्रीज इन द प्रोडक्शन। ठीक है? ठीक है? तो यहाँ पे इन दोनों को मिलाकर के क्या बना? इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, राइट? तो बेटा ग्रीन रेवोल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो इट रेफर्स टू द इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन रिजल्टिंग फ्रॉम द यूज ऑफ एचवाईवी सीड, स्पेशली इन द केस ऑफ व्हीट एंड राइस। ठीक है? तो बेटा ग्रीन रेवोल्यूशन आया जिसकी वजह से जो एचवाईवी सीड्स थे उनको हमने अडॉप्ट किया, हमने उनको यूज किया किसके लिए? क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को, प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। तो 1966 में
हमने इंट्रोड्यूस किया, ठीक है? ये इंक्रीज़ करता था किसका? फूड ग्रेन का प्रोडक्शन को, स्पेशली इन द केस ऑफ व्हीट एंड राइस, ठीक है? नेशनल सीड कॉर्पोरेशन को भी इवन 2015-16 में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था, जिसमें 304 लाख क्विंटल्स जो सीड्स थे, उसको डिस्ट्रीब्यूट जो है वो करवाया। नेक्स्ट इज़ केमिकल फर्टिलाइज़र। उसके अंदर जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स हैं, एक तरीके से उनको भी बाँटा गया, डिस्ट्रीब्यूट किया गया, ताकि वो प्रोडक्टिविटी को एनहांस कर सके। ठीक है? अब यहाँ पे हमने इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ किया बेटा, पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया गया, ताकि वो प्रोटेक्ट कर सकें क्रॉप्स को अलग-अलग डिसीज़ेज़ से या इंसेक्ट्स से या जितनी भी चीज़ें हैं। तो इसी के लिए एक इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम जो है, उसको भी हमने अडॉप्ट किया। ये प्रोग्राम एम्फसाइज़ करता है अपॉन द ग्रोथ ऑफ द हेल्दी क्रॉप्स। हमने साइंटिफिक फार्म की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेज़ को भी अडॉप्ट किया, हमने उनको प्रमोट किया रेदर देन कन्वेंशनल फार्मिंग, ट्रेडिशनल फार्मिंग, ठीक है? हमने एम्फसाइज़ किया कि हम फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करें, कभी-कभी क्रॉप का रोटेशन करें, सिलेक्शन करें सीड्स का, उनकी क्वालिटीज़ का सिलेक्शन करें, उसके बाद फिर वो जो चीज़ें हैं उसके आगे करें। नेक्स्ट इज़ मैकेनाइज़्ड मीन्स को अडॉप्ट करें। देखिए बेटा मॉडर्नाइज़ेशन आ गया था, तो मैकेनाइज़्ड वे में चीज़ों का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो इसलिए एग्रीकल्चर की मशीन्स वगैरह इंट्रोड्यूस्ड हुई ताकि वो अपने कल्टीवेट कर सकें किसको? लैंड्स को। इवन जो क्रेडिट फैसिलिटी है, वो भी एक लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या जो है एक तरीके से दी गई स्मॉल स्मॉल फार्मर्स को, ताकि वो भी ग्रीन रेवोल्यूशन का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है? नेक्स्ट इज़ अचीवमेंट्स क्या-क्या रही ग्रीन रेवोल्यूशन की? तो पहला यही है स्पर्ट इंक्रीज़ इन द क्रॉप प्रोडक्टिविटी, कि हमारा जो है वो इंक्रीज़ रहा क्या? क्रॉप का प्रोडक्टिविटी। तो हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन आने की वजह से हमारा मल्टीपल राइज़ हुआ किसके अंदर? फूड के प्रोडक्शन में। देन डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द फूड ग्रेन ऑल्सो, ठीक है? हमारे जो फूड ग्रेन के जो प्राइसेस थे, इवन इंटरमीडिएरी सिस्टम भी जो था वो अबॉलिश हो गया था, जिसकी वजह से प्राइस जो थे फूड ग्रेन के वो भी एक तरीके से डिक्लाइन हुए थे। लोअर इनकम ग्रुप्स हु स्पेंड ए लार्ज परसेंटेज ऑफ देयर इनकम ऑन द फूड बेनिफिटेड फ्रॉम दिस जो है डिक्लाइन। नेक्स्ट इज बफर स्टॉक, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था। बफर जो स्टॉक है वो जो था गवर्नमेंट ने एक तरीके से रखा था ग्रीन रिवोल्यूशन के लिए, ताकि इमरजेंसी के टाइम पर उसको यूज कर सके इन केस ऑफ फ्लड, फेमाइन, अर्थक्वेक एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज अचीवमेंट के अंदर यही था कि कमर्शलाइजेशन हुआ था, प्लस में सेल्फ सफिशिएंसी हो गई थी फूड ग्रेन्स के अंदर, कि हम लोग एग्रीकल्चर को एक सबसिस्टेंस की तरह नहीं देख रहे थे, अब हम उसका कमर्शलाइजेशन के वे में देख रहे थे कि अगर हमारे पास कोई चीज सरप्लस में है भी तो क्यों ना हम उसको मार्केट में बेचें। तो इससे हमारा साइन जो है ग्रोथ का, डेवलपमेंट का, वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। हमारा फार्मर्स का जो मार्केट को देखने का नजरिया था वो भी एक तरीके से क्या हुआ? चेंज हुआ। वो एक बेसिक जो चीज थी सब्सिस्टेंस के लेवल पे देख करके वो शिफ्ट हो गई किस पे? कमर्शियल वेंचर के तरफ। सेल्फ सफिशिएंसी हुई थी कि इंडिया इज मोर प्रोन एंड सेल्फ रिलायंस टू इन द फूड ग्रेन, जो था हमारा रिवोल्यूशन इतना ज्यादा होने की वजह से हम खुद बहुत ज्यादा सेल्फ सफिशिएंट हो गए थे कि हमको इंपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं है बाहर किसी भी कंट्री से। नेक्स्ट इज लिमिटेशंस ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन। तो इसके अंदर अगर मैं बात करूं, तो बेटा अगर मैं लिमिटेशंस की बात करूं ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के, तो बेटा जो ग्रीन रेवोल्यूशन का एक ड्रॉबैक ये था कि लिमिटेड क्रॉप्स तक ही कन्फाइंड थी। जैसे कि मैं आपको बार-बार बोल भी रही हूँ कि ग्रीन रेवोल्यूशन का जो असर था वो व्हीट और राइस पे ज़्यादा रहा, है ना? तो लेकिन और भी तो बहुत सारी हमारे पास है ना चीज़ें, खाली व्हीट और राइस ही थोड़ी ना है, और भी हमारे पास क्रॉप्स हैं। तो इसका जो कहीं न कहीं लिमिटेशन यही था कि ग्रीन रेवोल्यूशन का असर असर जो है ज़्यादा व्हीट और राइस पे हमें देखने को मिला। अनइवन स्प्रेड था, ठीक है? कि कहीं न कहीं पैक्ट के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो अगर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, तो पंजाब, आंध्र प्रदेश तो तमिलनाडु में तो स्प्रेड हुआ, लेकिन बाकी किसी जगह पे ज़्यादा अच्छे से जो ग्रीन रेवोल्यूशन था वो स्प्रेड नहीं हुआ। नेक्स्ट इज़ लिमिटेड फार्मिंग। लिमिटेड फार्मिंग की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे हमारी जो फार्मिंग की जो पॉपुलेशन थी वो भी एक तरीके से क्या थी? एक तरीके से लिमिटेड थी। क्या थी? लिमिटेड थी। फार्मिंग की जो पॉपुलेशन है कंसिस्ट ऑफ ऑल द फार्मर्स, चाहे वो बिग हैं या स्मॉल, और जो बिग वन थे, वो तो ग्रीन रेवोल्यूशन का फ़ायदा बेनिफिट्स को रीप कर पाए क्योंकि रिच थे तो अफोर्ड कर पाए इनपुट्स को, फर्टिलाइज़र्स को, केमिकल फर्टिलाइज़र्स को। ऑल्दो अगर मैं बात करूँ, जो ऐसे फार्मर्स थे जो कि रिच नहीं थे, अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो वो इनके बेनिफिट्स को रीप नहीं कर पाए, और इसी वजह से कहीं न कहीं क्या हो गया? इकोनॉमिक डिवाइड हो गया कि फार्मर्स हू कुड बेनिफिट फ्रॉम द एचवाईवी सीड्स, उनको इरिगेशन फैसिलिटी भी चाहिए थी, उनको फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी चाहिए थे परचेज करने के लिए क्या? फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स, व्हिच द स्मॉल फार्मर्स कुड नॉट, एंड दिस इंक्रीज द इनइक्वालिटी बिटवीन द स्मॉल एंड लार्ज फार्मर्स। तो बेटा अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है क्या? सब्सिडीज। ठीक है? अब देखिए बेटा, एक क्वेश्चन है ग्रीन रेवोल्यूशन का जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको बुक्स में मिल जाएगा कि जो फेजेस थे, अलग-अलग फेजेस थे, जो आपके मिड 1960-70s के थे और 70-80 वाले। तो उसके अंदर 2 क्वेश्चन हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, कि पहला कि जो
ग्रीन रेवोल्यूशन का जो असर था, वो जो था वो किस-किस उस पे था एक तरीके से क्रॉप्स पे, तो वो व्हीट एंड राइस पर था और था भी पैक्ड में पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है एबीसी कि ऐसी क्या प्रॉब्लम्स रही जिसकी वजह से जो ग्रीन रेवोल्यूशन था, वो एक तरीके से नहीं एक तरीके से लागू हो पाया बाकी जगह पे या अन्य क्रॉप्स पे भी। तो उसका एक आंसर यही है जो कि मैंने लास्ट स्लाइड में भी आपको बताया था कि जो आपके फार्मर्स थे, उनकी परचेज़िंग पावर वो इतने ज़्यादा रिच नहीं थे, इतनी परचेज़िंग पावर कैपेसिटी नहीं थी उनकी कि वो अफ़ोर्ड कर पाते, ठीक है? इसी वजह से वो कन्फाइंड होके रह गया ओनली टू द रिचर फार्मर्स ओनली इसी वजह से जो रिच फार्मर्स थे, वो ग्रीन रिवोल्यूशन का बेनिफिट्स जो है वो रीप कर पाए और बाकी जो है वो नहीं कर पाए, ठीक है? तो नेक्स्ट इज़ सब्सिडीज़। सब्सिडीज़ जो है वो ऑलरेडी मैं यहाँ पे कवर कर चुकी हूँ, यहाँ पर सब्सिडीज़ अगर आप देखेंगे। अब क्वेश्चन जो आता है बेटा सब्सिडीज़ का मतलब क्या है? ठीक है? इसका मतलब है जो भी हेल्प हम लोग दे रहे हैं, गवर्नमेंट जो भी हेल्प दे रही है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को। तो इसका एक क्वेश्चन बनता है कि क्या-क्या आर्गुमेंट्स अगेंस्ट में है और फेवर में सब्सिडीज़? तो बेटा जैसे ही टेक्नोलॉजी को अगर आप देखो कि टेक्नोलॉजी जो है प्रॉफिटेबल तो है वो, वाइडली अडॉप्टेड भी है। तो सब्सिडीज़ को कई बार सोचते हैं कि क्यों एलिमिनेट कर देते हैं, सिंस देयर पर्पस हैज़ बीन सर्व्ड उनका तो पर्पस खत्म हो गया, ठीक है? वहीं कहीं न कहीं देखा जाए तो जो न्यू टेक्नोलॉजी है वो कई बार हमारे लिए रिस्की भी हो सकती है। तो सब्सिडी कहीं न कहीं एनकरेज कर सकती है फार्मर्स को कि वो टेस्ट कर पाएँ न्यू टेक्नोलॉजी को, ठीक है? या गैस में बता रहा है बेटा और ये फेवर में, ठीक है? तो अगला आ जाता है कि जो सब्सिडीज़ है, वो कहीं न कहीं बेनिफिट करती है फार्मर्स को, बट एक कुछ अमाउंट ऑफ फर्टिलाइज़र सब्सिडी जो है वो बेनिफिट कर पाती है। ऑल्दो अगर मैं फेवर की बात करूँ, तो गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडीज़ प्रोवाइड करा सकती है, ताकि हम फर्टिलाइज़र्स को परचेज़ कर सकें। नेक्स्ट, ये जो है अमंग द फार्मर्स सब्सिडी कहीं न कहीं प्रॉस्पेरस रीजन्स में हो सकती है एंड नो केस फॉर कंटिन्यूइंग विद द फर्टिलाइज़र। ऑल्दो यहाँ पे जो मोस्ट फार्मर्स जो होते हैं वो पुअर होते हैं, दे आर नॉट एबल टू अफोर्ड द रिक्वायर्ड इनपुट्स विदाउट सब्सिडी। यहाँ पे ये बोलते हैं कि ये ह्यूज बर्डन है गवर्नमेंट पे। ऑल्दो अगर मैं एलिमिनेट कर दूँ बेटा सब्सिडीज़ को, तो आपको पता है ना क्या होगा? इकोनॉमिक डिवाइड हो जाएगा बिटवीन द रिच एंड पुअर फार्मर्स। तो दिस इज़ ऑल रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाता है जो कि आर्गुमेंट फेवर में या अगेंस्ट में हो, तो इन 4 पॉइंट्स को आप इंडिविजुअली कवर कर सकते हैं। तो बेटा अब तो हमारा फाइनली एग्रीकल्चर सेक्टर का जो पार्ट था, वो खत्म हो चुका है। अब हम लोग आ चुके हैं हमारे इंडस्ट्रियल ग्रोथ की तरफ। अच्छा इसमें से मैं आपको ना 3 क्वेश्चन कराऊँगी बेटा इस वाले उसमें से और मैं आपको 90% श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि इनमें से क्वेश्चन आएगा और कितने मार्क्स का आएगा वो भी बता देती हूँ, ठीक है? देखिए बेटा 3 मार्क्स के जो है ये क्वेश्चन बनता है आपका स्ट्रैटेजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ठीक है? तो ये जो क्वेश्चन है आपका, ये जो आपको ऊपर दिख रहा होगा, ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है आपका? 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये जो आता है आपका जो ऊपर ही आपको जस्ट दिखाई दे रहा है, दैट रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अगर आप अपनी बुक्स खोल करके पढ़ रहे हैं, तो बेटा इस पे इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए कि ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन माना जाता है एज़ पर सीबीएसई, ठीक है? तो पहला यही है कि क्यों हमने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को एक तरीके से हमने पब्लिक सेक्टर को ही क्यों ज़्यादा रोल दिया? तो पहला रीज़न था लैक ऑफ कैपिटल, ठीक है? तो लैक ऑफ कैपिटल बेटा देखिए, अब प्राइवेट इंडिविजुअल के पास तो कहाँ से इतना पैसा आएगा कि वो इतना-इतना इन्वेस्ट कर सके, ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट कर सके। आपको पता है कि गवर्नमेंट के पास बहुत पैसा है, ठीक है? तो जितने भी इंडियन के इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनके पास कोई इतना अच्छा खासा पैसा नहीं था, हर कोई अंबानी बन के नहीं घूम रहा है कि वो इतना ज़्यादा पैसा जो है वो इन्वेस्ट कर देगा, ठीक है? तो इन्वेस्टमेंट अगर करनी है डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री के लिए, तो उसके लिए तो पब्लिक सेक्टर को बेटा बीच में घुसना ही पड़ेगा, उतरना ही पड़ेगा मैदान में। तो बिकॉज़ ऑफ द लैक ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टमेंट बाय द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, गवर्नमेंट हैड टू इनकर द कैपिटल इन्वेस्टमेंट और तभी जो है इंडस्ट्रियल हमारी ग्रोथ हो पाएगी, नहीं तो प्राइवेट हैंड्स के हाथ में तो कुछ भी नहीं है, ना डेवलपमेंट होगा, ना पैसा लगेगा, ना कुछ और होगा। पूरा एक तरीके से ठप्पा गोल हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ आपका लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट जो है जो इंडियन मार्केट जो है वो बिग तो बहुत है, ठीक है? आपको पता है पॉपुलेशन हमारी अच्छी खासी है। इंडियन मार्केट वाज़ नॉट बिग इनफ टू एनकरेज लेकिन उनके अंदर इतना जिगरा भी तो नहीं है, ठीक है? कि वो मेजर प्रोजेक्ट्स में इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकें और इसी की वजह से अगर लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट होगा, एग्रीगेट डिमांड कम होगी बिकॉज़ ऑफ द लिमिटेड साइज़, तो देयर इज़ नो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट इसी की वजह से कहीं न कहीं जो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी है बेटा, वो भी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट आ जाता है ग्रोथ विद द सोशल जस्टिस। देखिए बेटा इंडिविजुअल के हाथ में अगर सरकार के हाथ में अगर दे दी कोई चीज़, ठीक है? इंडिविजुअल के हाथ में, तब तो वो कभी अपना वो सिर्फ़ अपना फ़ायदा देखेगा, वो कोई सोशल जस्टिस नहीं देखेगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारा सोशल जस्टिस हो, इक्वालिटी हो, सोशल वेलफेयर हो, तो इसके लिए पब्लिक सेक्टर को बीच में आना बहुत ज़्यादा क्या पड़ेगा, वो रहेगा ताकि इकोनॉमिक डिवाइड जो है वो ढंग से हो पाए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो पाए। तो ये 3 बेटा टॉपिक है,
मैंने फिर दोबारा आपको बोल रही हूँ, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप इंपॉर्टेंट जो है वो मार्क कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट इज आईपीआर 1956। तो इंडस्ट्रियल जो पॉलिसी रेजोल्यूशन था, इसके थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन है। पहला है कैटेगरी ए, दूसरा है कैटेगरी बी और तीसरा है कैटेगरी सी। देखिए बेटा, फर्स्ट फर्स्ट उसके अंदर कंप्राइजेस करता है इंडस्ट्री को, ठीक है। शेड्यूल अगर आपकी बुक्स में कैटेगरी बोल लें या शेड्यूल भी बोल सकते हैं कि शेड्यूल ए, शेड्यूल बी और शेड्यूल सी, ठीक है। इसके अंदर अगर शेड्यूल ए की बात करूं तो कैटेगरी ए में यहाँ पे आपको बता रखा है वो इंडस्ट्रीज आएंगी जो कि ऑन की जाती है बाय द गवर्नमेंट। बी में कौन सी आएंगी, जो कि कंसिस्ट करती है ऑफ द इंडस्ट्रीज जो कि एस्टैब्लिश की जाती है बाय द बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट। और सी के अंदर जो भी रिमेनिंग आपकी बची हुई इंडस्ट्रीज है वो सारी आ जाती है। अगर आप संदीप गर्ग की बुक में भी देखेंगे तो उन्होंने क्लासिफाई भी कर रखा है कि शेड्यूल ए में 17 आपकी इंडस्ट्रीज आ रही हैं, शेड्यूल बी में आपकी 12 इंडस्ट्रीज आ रही हैं और जो भी रेस्ट की बची हुई इंडस्ट्रीज है वो किसके अंदर आएंगी बेटा, शेड्यूल सी में। तो दिस इज ऑल रिगार्डिंग इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन एक्ट 1956। अब आपका टास्क ये है, आप कमेंट में मुझे बताएंगे कि आईपीआर 1956 से पहले कौन सा आईपीआर आया था। तो दिस इज ए टास्क फॉर यू गाइस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन आप इस पे इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। ये भी आपका क्वेश्चन 3 मार्कर है या फिर 4 मार्कर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है पेपर में। तो बेटा 1955 में विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जिसको हम लोग करवा कमेटी के भी नाम से जानते हैं, ठीक है, पॉसिबिलिटी ऑफ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को लेकर के आई थी कि करवा कमेटी ने ये वाली बात कही थी कि हमें किसका एस्टैब्लिशमेंट करना है, स्मॉल स्केल की इंडस्ट्रीज का, ताकि हम किसका डेवलपमेंट कर सकें, रूरल एरियाज का डेवलपमेंट कर सके, रूरल एरियाज की ग्रोथ कर सके, ठीक है। तो स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्री है उसको डिफाइन किया गया था विद रेफरेंस टू द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट, जिसमें 1950 में जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल जो यूनिट थी उसकी जो मैक्सिमम लिमिट थी वो कितनी थी, 5 लाख थी, जो कि अब इंक्रीज हो गई है अप टू 1 करोड़, ठीक है। तो ये आप कमेंट बॉक्स में आप ये वाली बात बताएंगे और रट लीजिए इस बात को कि एसएसआई का दूसरा नाम क्या था, ठीक है, या फिर विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की कमेटी को और किस नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट इज इसके करेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप घोट के पी जाइए क्योंकि आएगा ही आएगा, ठीक है। तो लेबर इंटेंसिव है कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो लेबर इंटेंसिव होती है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लेबर्स का इस्तेमाल इस्तेमाल करती है रेदर देन मशीनरी, और एनवायरमेंट फ्रेंडली भी होती है बेटा। और लेबर का इस्तेमाल करने से एम्प्लॉयमेंट की जो ग्रोथ है, जनरेशन और ज्यादा इंक्रीज होती है। लोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी है, देखिए बेटा अगर कोई लार्ज स्केल इंडस्ट्री है तो उसको आप कहाँ पे खोलना पसंद करोगे, ठीक है, वहीं पे ना जहाँ पे उसका रॉ मटेरियल नियर बाय में हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपको शुगर की इंडस्ट्री खोलनी है तो आप वहीं पे या नियर बाय एरिया में खोलेंगे जहाँ पे शुगर केन के जो प्लांट्स हैं वो आपको जो है इजिली अवेलेबल हो जाएंगे जहाँ पर रॉ मटेरियल की तरह। लेकिन ये लोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी है क्योंकि इसमें ज्यादा तो कुछ करना नहीं है, ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्रीज है तो ये लोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी है जिसको आप कहीं पे भी एनीवेयर एनी टाइम खोल सकते हैं। और इसी की वजह से हमारा बैलेंस रीजनल ग्रोथ भी हो सकता है, जिसकी वजह से हमारा जो रूरल एरियाज है उनका क्या होगा, ग्रोथ होगा, ठीक है। इक्विटी ओरिएंटेड है क्योंकि ये जो इंडस्ट्रीज हैं कहीं ना कहीं कैपिटल डेफिशिएंट है और लेबर क्या है, एक तरीके से लेबर इंटेंसिव जो टेक्निक्स है उसको प्रमोट करती हैं। तो दिस इज ऑल रिगार्डिंग द एसएसआई, इंपॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चन जो अब तक बताए हैं पेपर के लिए। चलिए, तो नेक्स्ट आ जाता है बेटा इंडिया फॉरेन ट्रेड। देखिए बेटा इंटरनेशनल जो ट्रेड है, ठीक है, हमारा क्या है, इंटरनेशनल जो ट्रेड है हमारा, वो उसका मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट करना, इंपोर्ट करना गुड्स का, सर्विसेज का अक्रॉस द कंट्री, है ना। लेकिन हर एक कंट्री जो एक्सपोर्ट कर रही है उसकी सरप्लस आउटपुट को, ठीक है, एंड एसेंशियल गुड्स को फ्रॉम अनदर कंट्री इन द फॉर्म ऑफ इनवर्ड्स, ठीक है। और इनवर्ड लुकिंग जो ट्रेड स्ट्रैटेजी है, इसको हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं बेटा, जिसका नाम है इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसका नाम, दूसरा नाम क्या है, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। तो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन के नाम से भी ये जाना जाता है। तो इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी पॉलिसी है जो कि रिलाइज करती है कि इसको इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करती है हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बाहरी कॉम्पिटिशन, ठीक है। अब देखो बेटा, कोई चीज अगर बाहर से हम लोग नहीं मंगवा रहे तो हम लोग कोशिश क्या करते हैं, उसी चीज को बाहर से ना मंगवा करके हम लोग उसका प्रोडक्शन डोमेस्टिक कंट्री में ही एक तरीके से प्रोड्यूस कर लें, ताकि हम अपने जो कंपटीशन है, जो फॉरेन कंपटीशन है, उससे भी क्या कर सके, बच सके। तो अगला आ जाता है बेटा इम्पोर्ट प्रोटेक्शन फ्रॉम द इम्पोर्ट्स आर इन द फॉर्म ऑफ टू फॉर्म्स, ठीक है। ये अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है एक बार सीबीएसई में आया हुआ है 1 मार्कर में, सीबीएसई के सैंपल पेपर में भी मैंने देखा था कि आप अपने इम्पोर्ट्स को कैसे किन फॉर्म्स में प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वो 2 फॉर्म्स के नाम बताइए, ठीक है। तो ये 2 नाम थे, ये इंपॉर्टेंट है 1 मार्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से।
तो टैरिफ है पहले तो, ठीक है? टैरिफ आर द टैक्सेस जो कि इम्पोर्ट ड्यूटी पर लगते हैं, ठीक है? इसकी वजह से क्या कर सकते हैं हम लोग, गुड्स जो है वो और ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं और ये डिस्करेज करते हैं इम्पोर्ट्स को। और अगला इसका आंसर है आपका कोटास, ठीक है? तो ये जो कोटास है, कोटास में हम लोग क्या करते हैं, एक लिमिट सेट कर देते हैं कि हम बस इतना इंपोर्ट करेंगे, इतनी क्वांटिटी इंपोर्ट करेंगे, इससे ज़्यादा ओवर एक्सीड हम लोग नहीं करेंगे। तो कहीं न कहीं ये जो टैरिफ और जो कोटास हैं, ये 1 मार्कर के हिसाब से भी आप लर्न करेंगे कि जो ये टैरिफ और कोटा है, ये प्रोटेक्ट करते हैं डोमेस्टिक फर्म को, किससे? फॉरेन कॉम्पिटिशन से। तो अगला आ जाता है बेटा इवैल्यूएशन ऑफ द इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी। तो बेटा अब तक हमने पढ़ा इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजीज के बारे में। अब हम इसका आ जाते हैं इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन बेटा 2 तरीके से हो सकते हैं। एक होता है आपका पॉजिटिव और एक होता है आपका नेगेटिव। अगर मैं पॉजिटिव की बात करूँ यहाँ पर, तो इसके अंदर हायर रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ होता है विद स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है? प्लस में अपवर्ड एक तरीके से इंडस्ट्रियल ग्रोथ होता है, डाइवर्सिफिकेशन हो जाती है इंडस्ट्रियल ग्रोथ की, अपॉर्च्युनिटीज़ आती हैं, इन्वेस्टमेंट्स की ग्रोथ होती है, इनएफिशिएंट पब्लिक मोनोपोलीज़ की, जो आपका इकोनॉमिक अनविएबल स्टेट जो एंटरप्राइज़ है वो हो जाता है। टैरिफ जो है आपका एक्सेस होता है जो कि इम्पोर्ट गुड्स पर होता है, और कोटाज़ हैं जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि टैरिफ और कोटाज़ को हम लोग यूज़ करते हैं किसके लिए? फॉर्म्स ऑफ प्रोटेक्शन के लिए। नेक्स्ट इज़ बैड इम्पैक्ट्स। बैड इम्पैक्ट्स में यही आ जाता है बेटा, सबसे पहले तो ग्रोथ, ठीक है? इनएफिशिएंट मोनोपोलीज़ की, इनडिस्क्रिमिनेशन स्प्रेड हो जाता है पब्लिक सेक्टर का, और स्ट्रैटेजीज़ जो है कई बार वो इम्पोर्ट हो जाती हैं। मैं इसके ऊपर स्टार लगा रही हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट है, टैरिफ और कोटाज़ को हम लोग यूज़ कर सकते हैं एज़ ए फॉर्म्स ऑफ प्रोटेक्शन, ठीक है? चलिए, अब नेक्स्ट आ जाता है बेटा फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी पे। ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, ठीक है? आपको बस एक ओवरव्यू मैं देना चाहती हूँ कि हेवी रिलायंस था पब्लिक सेक्टर पर, रेगुलेटेड डेवलपमेंट थी प्राइवेट सेक्टर पे, हमने प्रोटेक्ट किया, हेवी इंडस्ट्रीज को डेवलप किया, एक सेविंग की हैबिट बनी, फोकस हुआ इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे, और सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग हुई। तो ये दिस इज ऑल रिगार्डिंग जो हम अब तक पढ़ के आ चुके हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा ड्रॉबैक्स ऑफ द इंडस्ट्रियल एंड ट्रेड पॉलिसी। इसके अंदर जो सबसे पहले आ जाता है आपका इंडस्ट्रियल एंड ट्रेड पॉलिसी का, वो सबसे पहले है इनएफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर। देखिए बेटा, जो पब्लिक जो सेक्टर था उसकी इनसफिशिएंटली, जो पब्लिक जो सेक्टर था ह्यूज लॉसेस से वो सफर्ड कर रहा था, डिफिकल्ट था, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स के लिए भी ड्रेन हो गई थी बिल्कुल पूरी तरीके से नेशनल लिमिटेड रिसोर्सेज का, एक्सेसिव रेगुलेशन हो गया था इंडस्ट्रीज का, आपका नो इंसेंटिव फॉर प्रोडक्शन डेवलपमेंट हुआ था किसका? हैवी इंडस्ट्रीज का। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसी क्या क्या बैड इम्पैक्ट्स थे या किन रीजंस की वजह से जो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर जो मैं अभी आपको पढ़ाऊंगी आगे, कि हमारे जो एलपीजी जो आई थी, इकोनॉमिक जो रिफॉर्म्स थे वो क्यों आए थे? क्या रीज़न्स थे कि हमें वो लाने पड़े? तो उनके पीछे बेटा यही सब कारण था कि हमारा इनएफिशिएंट फंक्शनिंग थी पब्लिक सेक्टर की, एक्सेसिव रेगुलेशन हो गया था इंडस्ट्रीज़ का, नो इंसेंटिव्स फॉर प्रोड्यूसर और डेवलपमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज़। कुछ ऐसे ड्रॉबैक्स थे पुरानी पॉलिसीज़ में जिनकी वजह से जो एलपीजी जो पॉलिसीज़ हैं, न्यू इकोनॉमिक जो रिफॉर्म्स हैं, उनको हमने लाना पड़ा। तो बच्चों दिस इज ऑल रिगार्डिंग आवर चैप्टर। ये चैप्टर लेंदी जरूर है, लेकिन हाँ इजी है, और इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि प्रीवियस क्वेश्चंस में, प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे जा चुके हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए कि ये क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को पूरी तरीके से देखिएगा। इन केस अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आई विल रिजॉल्व इट। तो in case you like my channel, in case you like my videos and the lectures, please like and subscribe and share with your friends. And thank you for watching. Bye bye.